हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी इंग्लिश। जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैनल पर डेली इंग्लिश लिटरेचर तथा इंग्लिश ग्रामर की प्रैक्टिस सेट्स को सॉल्व कराया जा रहा है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैं पिछली वीडियोस में करा चुकी हूँ और आगे भी मैं कंटिन्यू डेली आपको वीडियोस दे रही हूँ जो ग्रामर के प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड हैं और तथा लिटरेचर के प्रैक्टिस सेट से भी रिलेटेड है। ठीक है, तो इसी सीरीज में ग्रामर के लिए आज की हमारी ये वीडियो है जो इम्पॉर्टेंट हो जाती है यूपी टीजीटी पीजीटी, इनफैक्ट जितने भी इंग्लिश के एग्जाम्स होते हैं उन सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहले फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, टू हैव एन ए जोन। टू हैव एन ए जोन का मतलब क्या होता है? ऑप्शन है टू कट विद अ नाइफ, टू थ्रेटन टू द वन, टू बी स्लाइटली बेटर देन, टू बी इन डेंजरस सिचुएशन। क्या होगा इसका राइट आंसर? टू हैव एन एज ऑफ। सोचिए और आंसर कीजिए। एज का मीन आप किनारे से लगा सकते हो। ठीक है, टू कट विद अ नाइफ, टू थ्रेटन दी बोन, टू बी स्लाइटली बेटर देन या टू बी इन डेंजर सिचुएशन। यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टू बी स्लाइटली बेटर देन। ठीक है, टू बी स्लाइटली बेटर देन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बोनोमियो। बोनोमियो का मतलब क्या होता है? देखिए, अक्सर आजकल यूपी टीजीटी पीजीटी हुए या कोई भी इंग्लिश का कंपटीशन एग्जाम हुआ, उसमें इटालियन एक्सप्रेशंस को, ग्रीक एक्सप्रेशंस के मीनिंग्स को पूछ लिया जाता है। तो आपको ये भी ध्यान में रखने हैं। ठीक है, क्या है इसका राइट आंसर? गुड नेचर, होमली, सोशल, मेनली। क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट मीनिंग क्या है? बोनोमियो का करेक्ट मीनिंग क्या होता है? सोचिए और आंसर कीजिए। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, इसका सही मीनिंग होता है गुड नेचर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बोनोमियो मीन्स गुड नेचर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेंटेंस इज करेक्ट? देखिए, इसमें हमें इन सेंटेंस को रीड आउट करना है। बेसिकली इसमें क्या पूछा गया है? ओनली का सही यूज। सेंटेंस में हम ओनली को कहाँ पर ऐड करते हैं या मतलब किस तरीके से मीनिंग उसका निकलेगा। ठीक है, और कहाँ पर परफेक्टली लगा हुआ है, वही सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए है आई ओनली ईट व्हेन आई एम हंग्री। ओके, बी है आई ईट ओनली व्हेन आई एम हंग्री, आई ईट व्हेन आई एम ओनली हंग्री, ओनली आई ईट व्हेन आई एम हंग्री। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? कौन सा सेंटेंस आपको सही लग रहा है? आई ओनली ईट व्हेन आई एम हंग्री या फिर आई ईट ओनली व्हेन आई एम हंग्री? यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आई ईट ओनली व्हेन आई एम हंग्री। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट? अब इसमें से भी हमें करेक्ट सेंटेंस को छांटना है। अनलेस इट विल रेन द क्रॉप विल बी पुअर। देखिए, एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा बार विल का यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। अगर अगला ऑप्शन देखें, अनलेस ही डज नॉट कट हिज एक्सपेंसेस ही विल बी बैंकरप्ट। अभी इसे थोड़ी देर होल्ड पे रखते हैं, ऑप्शन नंबर सी और पढ़ लेते हैं क्या होगा। द अनलेस ही एक्सरसाइज रेगुलरली ही विल बी वीक। सोचिए क्या आ सकता है? और डी ऑप्शन है नन ऑफ दी अबव। तो देखिए, दो ऑप्शन तो पहले से ही आपके खत्म हो गए। आपको बी और सी में से छांटना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, हमेशा याद रखना कि अगर अनलेस आ रहा है, मैं दोबारा लिखती हूँ, एक मिनट। अनलेस अगर ये आ रहा है, ठीक है, तो अनलेस अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड होता है। ठीक है, जब अनलेस अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है तो वो अपने साथ नॉट कभी नहीं लेके चलेगा। ठीक है, तो नॉट हमेशा रॉन्ग हो जाएगा, तो इसलिए ये वाला सेंटेंस रॉन्ग है। ओके, तो हमारा करेक्ट फॉर्मेशन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अनलेस ही एक्सरसाइज रेगुलरली ही विल बी वीक। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द बेस्ट फॉर्म
बेस्ट फ्रॉम ना हो गया, यहाँ पे फॉर्म है, FORM, बेस्ट फॉर्म। ऑर्डर दी 4 ऑप्शंस इन दी फॉलोइंग जम्बल्ड अप सेंटेंस। देखिए नीचे दिया हुआ सेंटेंस जो है वो जम्बल्ड अप हो गया है, ठीक है। जम्बल्ड अप मतलब मिक्सअप हो गया है, उसकी सारी चीज़ें इधर उधर हो गई हैं, ओके। हमें उसे सही सीरीज में, सही क्रम में लगा के देना है। इसकी जगह आप जैसे ऑप्शंस में 1 2 3 है तो हम इन्हें भी 1 2 3 कर लेते हैं। ये 1 है हमारा, ये 2 है, इसे हम 3 कर लेंगे और ये हमारे पास 4 हो जाएगा, ओके। तो देखते हैं, देखिए सेंटेंस की फॉर्मेशन हर किसी को पता है क्या होती है, सब्जेक्ट प्लस अगर हेल्पिंग वर्ब आई है तो हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब और देन ऑब्जेक्ट, ओके। इसी फॉर्मेशन में इस सेंटेंस को लगा देना है हमें। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, वी हैव टू फाइंड आउट सब्जेक्ट, व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस, ओके। ऑफ देयर पैशन, ये तो सब्जेक्ट नहीं लग रहा। इज अ नॉलेज, तो देखिए इज, क्या सेंटेंस के स्टार्टिंग में इज लगता है, क्या यहाँ पर कोई इंटेरोगेटिव सिंबल आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इज भी नहीं लगा सकते हम। अगर हम नॉलेज की बात करें या ऑफ माइंड की बात करें तो ध्यान रखना कभी भी कोई सब्जेक्ट जो होगा वो ऑफ से शुरू ही नहीं होगा, प्रेपोजिशन से। तो हमारा ऑब्वियसली सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, नॉलेज, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। तो जिसमें भी सबसे पहले क्रम पर 3 आ रहा है उसे राइट मानेंगे, बाकी सब रॉन्ग। तो देखिए इसमें 3 नहीं है, ये भी रॉन्ग, इसमें 3 नहीं है, ये भी रॉन्ग। इन 2 ऑप्शंस में अभी 3 है, तो हमें और आगे मैच करना पड़ेगा। देखिए हम सीरीज के अकॉर्डिंग देखें तो हमें सब्जेक्ट अपना मिल चुका है, उसके बाद हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब कौन से ऑप्शन में आ रही है, इज, इसमें आ रही है ना, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम ये देख लेंगे कि सब्जेक्ट कहीं हमारा अधूरा तो नहीं है, ठीक है। सब्जेक्ट कंप्लीट होना चाहिए, तो नॉलेज हमें थोड़ा इनकम्प्लीट सा फील हो रहा है, ठीक है। तो हम इसे कंप्लीट कैसे करेंगे, देखते हैं। नॉलेज ऑफ देयर पैशन या फिर नॉलेज ऑफ माइंड, क्या होना चाहिए, नॉलेज ऑफ माइंड, ओके। तो 3 के बाद 4 आएगा। नॉलेज ऑफ देयर पैशन इज अ नॉलेज ऑफ माइंड, किस तरीके से बनेगा, या फिर बनेगा नॉलेज ऑफ माइंड इज अ नॉलेज ऑफ देयर पैशन। यस, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। देखिए 3 के बाद हम कौन सा ऑप्शन लेंगे, ऑफ माइंड, 4, ओके। उसके बाद हम कौन सा ऑप्शन लेंगे, इज अ नॉलेज, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, और उसके बाद 1 लेंगे, ऑफ देयर पैशन, ओके। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ओके। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रपोजिशन। हमें करेक्ट प्रपोजिशन फिल करनी है। शी सैड दैट शी वॉज फीलिंग सिक डैश हर्ट, तो क्या होगा, सिक ऑफ हर्ट, सिक इन हर्ट, सिक एट हर्ट, सिक टू हर्ट। वेरी इजी क्वेश्चन। अक्सर आपने सिक लीव की एप्लीकेशन लिखी होगी जिसमें सिक के बाद क्या आता है, और ध्यान रखना सिक के साथ हमेशा कौन से प्रपोजिशन का यूज होता है, ऑफ का, ओके। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज राइट। शी सैड दैट शी वॉज फीलिंग सिक ऑफ हर्ट, ओके, सिक ऑफ हार्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके सॉरी, यहाँ पे एक लिटरेचर का क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। इनफैक्ट 2-3 क्वेश्चन हमारे लिटरेचर के हैं इसमें, ठीक है। तो लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि हम यूपी टीजीटी और पीजीटी को टारगेट में रख के चल रहे हैं, तो ध्यान रहे उसमें लिटरेचर के क्वेश्चन तो ऑब्वियसली पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें भी सॉल्व कर सकते हैं आई थिंक, ठीक है। तो इसे देख लेते हैं। मिस हैविंगशम remained a spinster throughout her life in great expectation because, बताइए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ग्रेट एक्सपेक्टेशन कैसा वर्क है, ठीक है, किसने लिखा है इस वर्क को, इसकी स्टोरी समरी क्या है, ठीक है, और इसकी जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो मेन कैरेक्टर एक तो पिप है इसमें, ठीक है, और मिस हैविंगशम का भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, ठीक है। तो मिस हैविंगशम जो रिमेन रहती हैं स्पिंस्टर के रूप में थ्रू आउट हर लाइफ, ठीक है, वो क्यों रहती है, इसका रीज़न क्या है कि वो पूरी उम्र भर कुंवारी रहती हैं, स्पिंस्टर बोला जाता है जिसे। ऑप्शन है आपके पास, शी वॉज पुअर, शी डिड नॉट लाइक हर ग्रूम, शी वॉज बेट्रेड बाय द ब्राइड ग्रूम, या शी वॉज एरोगेंट। व्हाट इज द करेक्ट आंसर।
देखिए, अगर आपको इस नॉवेल की स्टोरी पता है, समरी पता है, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। यस, इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, शी वॉज बेट्रेड बाई हर बाई द ब्राइड ग्रूम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, ये भी लिटरेचर से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। अफोरिज्म मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है? व्हाट इज अफोरिज्म? सॉरी, ऑप्शन ए है मीन्स अ लिविंग बीइंग्स एबिलिटी टू सर्वाइव बोथ अ लैंड एंड इन वाटर। बी है इज अ स्टेटमेंट कंडेंसिंग मच विजडम इन फ्यू वर्ड्स। इज द क्वालिटी ऑफ बीइंग पॉइजनस या इज एन एक्सप्रेशन ऑफ एंजाइटी? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? बताइए। व्हाट इज अफोरिज्म? मीन्स अ लिविंग बीइंग्स एबिलिटी टू सर्वाइव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, या फिर इज अ स्टेटमेंट कंडेंसिंग मच विजडम इन फ्यू वर्ड्स। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इज अ स्टेटमेंट कंडेंसिंग मच विजडम इन फ्यू वर्ड्स। ओके, दैट इज कॉल्ड अफोरिज्म। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द करेक्टली पंचुएटेड वर्जन, आप इसमें से पंचुएशन का करेक्ट ऑप्शन देना है। सेंटेंस पढ़ लेते हैं। परहैप्स क्राइड ही देयर मे बी सच मॉन्स्टर्स एज यू डिस्क्राइब। क्या होगा? परहैप्स इन्वर्टेड कोमास क्लोज्ड, cried he, then inverted commas start, there may be such monsters as you describes, full stop and inverted commas close। देखिए, इसमें फुल स्टॉप मिसिंग है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। परहैप्स क्राइड ही, देयर मे बी, देखिए ये भी रॉन्ग हो जाएगा। इसमें इन्वर्टेड कोमास प्रॉपरली नहीं है, इसमें फुल स्टॉप मिसिंग है, इसमें कुछ दिया ही नहीं है, इसलिए रॉन्ग है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? डी, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, परहैप्स इन्वर्टेड कोमास में पूरी तरह से सही लिखा हुआ है, उसके बाद क्राइड ही, ये भी सही है, उसके बाद कोमा है, देन नेक्स्ट इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट हुआ है, देयर मे बी सच मॉन्स्टर्स एज यू डिस्क्राइब। ओके, और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी का सिंबल है। तो आई थिंक यही वाला ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। यस, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्पेसिफिक वर्ड फॉर द क्राई ऑफ पिजन, पिजन के क्राई को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन है क्रो, कू, चिरप, क्रोक। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? व्हाट शुड बी कॉल्ड द क्राई ऑफ पिजन? Yes, it is called coo. Okay, option number B is the right answer. Now next question. The young one of swan. Swan के young one को क्या बोलते हैं? मतलब swan के बेबी को क्या बोलते हैं? देखिए, किटन किसका बेबी होता है? सभी को पता है, कैट का, है ना। चिकन किसका बेबी होता है? ये भी सभी को पता है, हैन का। ओके, और सिग्नेट किसका बेबी होता है? ये आप बताएंगे। एंड फेमन किसका बेबी है? ये भी आपको बताना है। और ये सॉरी, फेमन ना हो गया, ये फॉन है, FAWN। फॉन किसका बेबी होता है? देखिए, स्वान के बेबी को क्या बोलते हैं हम? सिग्नेट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और फॉन किसका बेबी होता है? ये आपको मुझे, ये फॉन की स्पेल ध्यान रखें, FAWN, और ये इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ही सैड आई कम हियर यस्टरडे। देखिए, इसको इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करना है। ध्यान रहे, जो डायरेक्ट फॉर्म वाले सेंटेंस होते हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। अगर पहले पार्ट की बात करें तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ओके, और जो सेकंड पार्ट होता है, जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर क्लोज होता है, उसे बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये इन्वर्टेड कोमास के अंदर क्लोज होती है। ओके, ये होती है रिपोर्टेड स्पीच, से बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। तो ध्यान रहे, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में रहे, ठीक है, प्रेजेंट में सपोज करो सैड की जगह यहाँ पे सेज होता, ठीक है, अगर सेज होता तब हम हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है, यानी कि ये वाला सेंटेंस है, इसके टेंस में कोई चेंज नहीं करते, हम एज इट इज लिखते। दूसरी बात, जब भी हम सिंपल सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे होते हैं तो उस टाइम क्या करते हैं? इन्वर्टेड कोमास को हटाकर कंजंक्शन दैट का यूज करते हैं। ठीक है, ये कंजंक्शन होता है हमारा एक ही।
दैट, इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये मेरे से इरेज हो गया है, भले ही आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। तो कंजंक्शन कौन सा लगाएंगे हम? दैट का यूज़ करते हैं। किसके साथ? सिंपल सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस के साथ। लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंस के साथ हम और अलग से जो कंजंक्शन लगाते हैं वो इफ़ या वेदर होता है। ठीक है, अभी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे देखा जाए तो हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो सैड यानी कि पास्ट टेंस में है, तो हम इसे लिखेंगे, उसके बाद कंजंक्शन दैट का यूज़ करेंगे। देन जो अगर हमारा टेंस कौन से टेंस में इसको पहचानते हैं, तो देखिए केम आ रहा है। केम का मतलब क्या हुआ? वर्ब की सेकंड फॉर्म। और जो हमारे 12 टेंसेज है ना, उनमें से केवल एक ही ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। वो कौन सा टेंस है? उसका नाम होता है सिंपल पास्ट या फिर पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, यही तो होता है पास्ट इंडेफिनिट। और अगर हमारा जो हमारा वो है इनडायरेक्ट सेंटेंस, डायरेक्ट सेंटेंस अगर हमारा पास्ट इंडेफिनिट में है, तो जब उसका इनडायरेक्ट चेंज करेंगे तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। ओके, यानी कि पास्ट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब कौन सी लग जाएगी? अब हैड लग जाएगी। हैड के साथ वर्ब थर्ड। ओके, तो हम देख लेते हैं इसकी फॉर्मेशन कौन सी सही है। ही सैड दैट ही वेंट, वेंट नहीं आएगा यहाँ पे, ये रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट देखें तो ही सैड दैट ही हैड कम देयर द प्रीवियस डे, ये कहीं कुछ हद तक चल सकता है। नेक्स्ट देख लें, ही सैड दैट ही केम देयर, ये भी रॉन्ग है। ए और सी तो रॉन्ग हो गए। अब डी देख लेते हैं, ही इंक्वायर्ड दैट, इंक्वायर्ड नहीं आएगा, सैड ही आना चाहिए। ही हैड कम देयर प्रीवियस डे, ये भी रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए कई जगह पर ये भी चीज़ आपको नोट करने वाली है, आप नोट करके रख सकते हैं चाहें तो। कई जगह पर क्या होता है कि कम को जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे होते हैं, तो कई बार सेंटेंस में एग्जामिनर कम को गो के रूप में चेंज कर भी दे देता है। ठीक है, अगर यहाँ पे सपोज करो हैड कम की जगह हैड गोन आ जाता ना, तब भी ये राइट होता। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि कम को का अपोजिट भी कर सकते हैं। जैसे हम यस्टरडे को प्रीवियस डे में चेंज कर रहे हैं, उसी तरीके से कम को गो में भी चेंज कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट वर्ड। देखिए यहाँ पर करेक्ट वर्ड लगाना है। सेंटेंस हमारा, इट इज़ अ माउथ सिंस द हॉलीडेज, सॉरी माउथ ना हो गई, यहाँ मंथ लिखिए, यहाँ टाइपिंग एरर है। इट इज़ द मंथ, ओके, इट इज़ द मंथ सिंस द हॉलीडेज डैश बिगिन, हैज़ बिगन, मे बिगिन या विल बिगिन। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। हाँ, इट इज़ अ मंथ सिंस द हॉलीडेज। देखिए इज आ रहा है पहले वाले सेंटेंस में, और सिंस के बाद क्या आएगा? दी हॉलीडेज। यहाँ पे आएगा सिंपल पास्ट वाली फॉर्मेशन। कौन सी फॉर्मेशन बनती है? सिंपल पास्ट की। और अगर हम सिंपल पास्ट की बात करें तो उसमें कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की। वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए। ठीक है, और कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब। तो ये तीनों क्या हो गए? ये तो रॉन्ग हो गए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। देखिए यहाँ पे बिगिन की सेकंड फॉर्म आ रही है, बिगिन। ठीक है, तो यही हो जाएगा राइट आंसर। इट इज़ अ मंथ, ये मंथ है। इट इज़ अ मंथ सिंस द हॉलीडेज बिगिन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स बाय मेकिंग एन अप्रोप्रिएट चॉइस। अब इसमें से करेक्ट ऑप्शंस देखकर हमें लगाना है, मतलब फिल करना है। सेंटेंस देख लेते हैं। द कमीशन हैज़ रिकमेंडेड एन एडिशन ऑफ 20% ऑफ द बेसिस डैश अ मिनिमम ऑफ ₹50 फॉर फिक्सिंग द पे। ऑप्शंस हैं सब्जेक्टेड टू, सब्जेक्ट टू, सब्जेक्टिंग टू और नन ऑफ द अबव। क्या होगा? व्हाट इज द राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए सेंटेंस हम दोबारा रीड आउट करते हैं। द कमीशन हैज़ रिकमेंडेड एन एडिशन ऑफ 20% ऑन द बेसिस डैश अ मिनिमम ऑफ ₹50 फॉर फिक्सिंग द पे। देखिए ना तो इसमें सब्जेक्टिव टू आ सकता है, ना ही सब्जेक्ट टू, ना सब्जेक्टिंग। इसका करेक्ट आंसर है नन ऑफ द अबव। यहाँ पे कोई भी फिलर्स हम फिल नहीं करेंगे, तभी सेंटेंस की सेंस करेक्ट बन रही है। द कमीशन हैज़ रिकमेंडेड एन एडिशन ऑफ 20% ऑफ द बेसिस अ मिनिमम ऑफ ₹50 for fixing the pay. Now next question. The supply the right form of the verb in the blank space. अब इसमें verb की सही फॉर्म लगानी है।
जैसा कि आपको टेंस के अकॉर्डिंग पता ही है। यहाँ क्या है, ही हैज़ डैश अवेक इन बेड फॉर 4 hours। देखिए जब भी हैज़ है वाई, वो तो कौन सा टेंस होगा, अगर टेंस में देखा जाए तो ये वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ ऐप के साथ प्लस क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ पे हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। और देखिए ले, ध्यान रखना, ले मतलब क्या होता है, ले, लाए, ये सारी चीज़ें याद रखनी है, अक्सर कन्फ्यूज़न होता है इनमें, ठीक है। तो ले मीन्स लेटना होता है एक तो, ठीक है, उसकी थर्ड फॉर्म लगानी है, लेटने की थर्ड फॉर्म लगानी है, स्पेशली ध्यान रखना। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लेन, ठीक है। ले की थर्ड फॉर्म है लेन, ले, लेड, लेन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल अल्टरनेटिव्स। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन लगाना है, ही हैज़ फिनिश्ड रीडिंग डैश बुक्स दैट ही हैड। तो क्या आएगा, आ फ्यू, द फ्यू, फ्यू, नन ऑफ द अबव। ही हैज़ फिनिश्ड रीडिंग। देखिए अगर हमें पॉजिटिव सेंस में बनाना हो सेंटेंस तो हम क्या लगाते हैं, आ फ्यू या दा फ्यू, फ्यू तो नहीं लगाते ना। तो इसमें क्या आ जाएगा, देखो उसने जितना है सारा का सारा, इस फॉर्म के लिए हम हमेशा दा फ्यू का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करेंगे, दा फ्यू, ठीक है। तो अब इसमें देख लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ही हैज़ फिनिश्ड रीडिंग द फ्यू बुक्स दैट ही हैड। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सूटेबल प्रीफिक्स फॉर द वर्ड। इसके लिए प्रीफिक्स यूज़ करना है। ध्यान रखना, सफिक्स जो होते हैं वो वर्ड के एंड में ऐड होंगे और प्रीफिक्स जो होंगे वो वर्ड के स्टार्टिंग में ऐड होते हैं। ये होते हैं प्रीफिक्स और ये होते हैं सफिक्स, ठीक है, ध्यान रखना। तो हमें यहाँ क्या ऐड करना है, प्रीफिक्स। किसमें, पोलाइट में। पोलाइट में कौन सा प्रीफिक्स ऐड होगा, क्या होगा, अनपोलाइट हो सकता है क्या, सॉरी एक मिनट, अनपोलाइट होगा, इनपोलाइट होगा, इम्पोलाइट होगा, नॉन पोलाइट होगा। व्हाट इज द राइट आंसर, सोचिए, आंसर कीजिए। यस, पोलाइट के साथ हमेशा कौन सा सफिक्स यूज होता है, इम्पोलाइट। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ बूस्ट या बोस्ट। बूस्ट की एडजेक्टिव फॉर्म बतानी है। बूस्ट अभी क्या है, ये वर्ब फॉर्म में है, ठीक है। अब इसकी एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगी, बूस्टी, बूस्टफुल, बोस्टली या बोस्टाई। व्हाट इज द करेक्ट आंसर। यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बूस्टफुल। एडजेक्टिव हमेशा फुल ऐड करके एडजेक्टिव ही बनते हैं ज़्यादातर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके इसे देख लेते हैं। द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ कवर्ड, द एडजेक्टिव कवर्ड हैज़ द नाउन फॉर्म। ओके, ये अभी एडजेक्टिव फॉर्म में है, ठीक है। कवर्ड एक एडजेक्टिव होता है, ऑब्वियसली बात है। अब इसे नाउन फॉर्म में चेंज करना है, तो क्या होगा इसका नाउन फॉर्म। ऑप्शन ए कवार्डली, कवार्डम, कवार्डसम या कवार्डिस। सोचिए, आंसर कीजिए, व्हाट इज द करेक्ट आंसर। यस, कवर्ड का जो नाउन फॉर्म होता है वो क्या होता है, कवार्डिस। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड अबाउंड हैज़ द नाउन फॉर्म। देखो अबाउंड जो है इसका नाउन फॉर्म बताना है। ये अभी किस फॉर्म में है, ये अभी वर्ब की फॉर्म में अबाउंड जो है। अब इसका नाउन फॉर्म क्या होगा, अबंडमेंट, अबंडेंस, अब्यूंडेंस या अब्यूंडेंट। व्हाट इज द करेक्ट आंसर। अबाउंड का नाउन फॉर्म क्या होगा, सोचिए और आंसर कीजिए। यस, इसका नाउन फॉर्म है ऑप्शन नंबर सी, अबिंडेंस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ अ ट्रांजिटिव वर्ब। आपको बताना है कि इनमें से किस में ट्रांजिटिव वर्ब है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती हैं। देखिए ट्रांजिटिव वर्ब वो वाली वर्ब्स होती हैं जो अपने साथ एक ऑब्जेक्ट को लेकर चलती हैं, ठीक है। उनका कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आ रहा होगा। अब ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट करें, तो हमेशा आपको वर्ब से एक क्वेश्चन करना है, व्हाट एंड टू whom, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन आपको वर्ब से करने हैं। अगर आपको बदले में कोई आंसर मिल जाता है
तो वही उसका ऑब्जेक्ट होगा। तो क्या क्या क्वेश्चन करना है, एक तो करना है व्हाट, जैसे ही इज फ्लाइंग काइट, तो ही इज फ्लाइंग व्हाट, काइट, तो काइट उसका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ठीक है। और टू हुम, ये भी क्वेश्चन कर सकते हो, जैसे ही इज टीचिंग मी, तो ही इज टीचिंग टू हुम, मी, तो मी इसका क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, इस तरीके से। और जिन वर्ब्स के साथ ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ हो उन्हें ही ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं, जिनके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता उन्हें इनट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। तो हमें वो वाला सेंटेंस ढूंढ के देना है जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब है। ओके, पहला सेंटेंस है अ डॉग रन्स वेरी फास्ट। देखिए अ डॉग रन्स व्हाट, क्या इसका आंसर मिल रहा है, वर्ब से हमने क्वेश्चन किया अ डॉग रन्स व्हाट, वर्ड का आंसर नहीं मिला, तो इसलिए इसमें इंट्रांजिटिव वर्ब है ना कि ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट देखते हैं, नो वन कैन स्पीक फ्रेंच लाइक फॉर एन आवर, तो नो वन कैन स्पीक व्हाट, फ्रेंच, इसका तो आंसर मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। नेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं फिर भी। अगला है ही हैज़ बीन शाउटिंग फॉर एन आवर, तो ही हैज़ बीन शाउटिंग व्हाट, तो इसका आंसर नहीं है, इसलिए ये इंट्रांजिटिव है। अगला, द बॉयज जम्प्ड अप एंड डाउन द स्टेयर, द बॉयज जम्प्ड व्हाट, तो यहाँ भी नहीं है ऑब्जेक्ट, तो ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द राइट सफिक्स फॉर द वर्ड जस्ट। देखिए अभी बताया था मैंने, किसी भी वर्ड के एंडिंग में जो भी वर्ड्स जुड़ते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं सफिक्स, ठीक है। तो हमें जस्ट के साथ कोई सफिक्स ऐड करना है, क्या होगा, जस्टली, जिसे हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है, ठीक है। जस्ट से हमें एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना के देना है, तो जस्टली तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं होगा। जस्टिफाई, जस्टिफाई एक वर्ब हो जाएगी। जस्टिस, यस जस्टिस, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा जस्टिस, आई सी ई ऐड होते ही, ठीक है। ये वर्ड बन जाएगा JUSTICE। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलेक्टिव नाउन ऑफ द कॉन्स्टेबल। कॉन्स्टेबल का कलेक्टिव नाउन क्या होगा, बंच, ग्रुप, पोज, बैच, सोचिए आंसर कीजिए। कॉन्स्टेबल के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं बेसिकली, क्या उसे बंच बोलते हैं, क्या उसे ग्रुप ही बोलते हैं, क्या उसे पोज बोलते हैं, या फिर बैच बोलते हैं, व्हाट इज द राइट आंसर। यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द ग्रुप ऑफ कॉन्स्टेबल इज कॉल्ड पोज। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, इन द ओल्ड पर्सियन स्टोरीज Turan, the land of darkness, is opposed to Iron, the land of light. करेक्टली पंचुएटेड वर्जन। अब इसका करेक्टली पंचुएटेड वर्जन बताना है, कहाँ से कौन सा करेक्ट है, देखिए कहीं कहाँ पे सही मार्किंग की गई है। इन दी, फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, इन दी ओल्ड पर्सियन स्टोरीज तुरन द लैंड ऑफ डार्कनेस इज अपोज्ड टू ईरान द लैंड ऑफ लाइट, इसमें मार्क्स सही किए हैं क्या। अगला देख लेते हैं, इन द ओल्ड पर्सियन स्टोरीज तुरन द लैंड ऑफ डार्कनेस इज अपोज टू ईरान द लैंड ऑफ लाइट। इन दी ओल्ड, सी देख लेते हैं, इन दी ओल्ड पर्सियन स्टोरीज तुरन द लैंड ऑफ डार्कनेस इज अपोज टू ईरान द लैंड ऑफ लाइट। ऑप्शन नंबर डी है, इन दी ओल्ड पर्सियन स्टोरीज तुरन द लैंड ऑफ डार्कनेस इज अपोज टू ईरान द लैंड ऑफ लाइट। देखिए यहाँ पे जो करेक्ट मार्किंग की गई है वो ऑप्शन नंबर डी में है, इन दी ओल्ड पर्सियन स्टोरीज तुरान, ठीक है, तुरान। उसके बाद क्या है, द लैंड ऑफ डार्कनेस, यहाँ भी कोमा है, सही है। फिर उसके बाद कहा गया है इज अपोज्ड टू ईरान, देन कोमा द लैंड ऑफ लाइट, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज आई होप मेरी ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ठीक है। और मेरे चैनल पर काफ़ी सारी ग्रामर से रिलेट करती हुई वीडियोस डली हुई हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। साथ ही लिटरेचर की वीडियोस भी हैं और शेक्सपियर के कुछ टॉपिक्स पर मैंने वीडियोस की हैं। और अगर आप कोई मुझे सजेशन देना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स ओपन है, आप दे सकते हैं सजेशन, ठीक है। मैं कोशिश करूँगी आपकी डिमांड्स को पूरा करने की।
बशर्ते कि वो पढ़ाई से रिलेटेड ही होनी चाहिए। ओके, और तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।